माय नेम इज योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। लास्ट वीडियो में जो है लास्ट क्लास में हमने साइकोलॉजी में जो है विकास के नियम या सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से हमने 4 या 5 नियमों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें समान प्रतिमान का नियम, निरंतरता का नियम और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नियम, और इसमें पढ़ा था हमने वंशानुगत और वातावरण का सिद्धांत जो हमने पढ़ा था। आज जिस सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। क्या? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें हम पढ़ रहे हैं विकास के नियम। क्या? विकास के नियम। आज जिस नियम के हम बारे में बात करेंगे वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। क्या? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से जटिल। कहने का मतलब यह है, सामान्य से जटिल क्रियाओं के नियम में कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई शिशु जो है वो इस दुनिया में आता है, अर्थात हम नवजात शिशु के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? नवजात शिशु के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई शिशु जो है, नया बच्चा जो है जो जन्म लेता है, वो सबसे पहले इस दुनिया में आता है तो सिर्फ एक क्रिया करता है। वो क्या है? रोने की क्रिया। क्या? रोने की क्रिया। कुछ महीनों तक वो बच्चा जो है वो केवल रोकर अपनी बात को प्रदर्शित करना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि उसके पास ना कोई आवाज है ना कोई शब्द है, वो केवल रोना जानता है और रोने के माध्यम से जो है अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया को दर्शाना चाहता है। जैसे कि उस बालक को यदि भूख लगी है तो वो जो बालक है वो केवल रोएगा और आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे दूध चाहिए, खाना चाहिए, वो नहीं कहेगा, वो केवल आपको रोएगा। तो रोकर आप उसकी जो माँ है वो भी पहचान लेती हो सकता है कि बच्चा भूखा हो। मतलब उसके पास एक चीज है, वो जनरल है, उसके लिए सामान्य है। कोई भी क्रिया यदि करनी होगी तो वो रोकर अपनी बात को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। लेकिन वही बालक जो है यदि धीरे धीरे वृद्धि करता है, कुछ 7 या 8 महीने का बालक होता है, तो 7 या 8 महीने का बालक जो है एक एक शब्द बोलता है, एक एक वर्ण बोलता है। जैसे पा, वा, दा, मतलब एक एक वर्ण पकड़ लेता है और उन वर्णों को क्या करता है? बोलने लगता है। मतलब वो पहले रोता था, रोने के बाद जो है धीरे धीरे वृद्धि की उसने, और वो जो है वो वर्णों को क्या करने लग गया? पकड़ने लग गया। धीरे धीरे बालक और बड़ा हुआ। 1-1.5 साल का बालक जो है वो 2 वर्णों को आपस में जोड़कर एक शब्द बना लेता है। जैसे पापा, दादा, बाबा, गाय। गाय दिखेगी तो उसको गाय बोल देगा। ये बालक तब करने लगता है जब हम उसको बताते हैं। जैसे कोई आया तो अब हमने उसको बोला कि ये चाचा है, तो वो बालक जो है हमारी जो भाषा है उसको अनुकरण करता है, उसको मतलब पकड़ता है। तो एक बार उसको बता दिया कि भाई ये ऐसी गाय होती है, तो हर सफेद रंग की वस्तु को गाय कहने लग जाएगा। जो भी जानवर उसको दिखेगा वो उसको गाय बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो बालक है वो पहले जनरल क्रिया करता है, सामान्य क्रिया करता है। यदि बचपन की शिशु अवस्था में यदि बात करें एक बालक की, तो वो जो है यदि हाथ से कोई सामान उठाना होगा तो वो जो है पूरे शरीर का उपयोग करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ से ही उसने सामान उठा दिया, मतलब उसका जो शरीर है वो पूरा एक साथ कार्य करने लगता है। धीरे धीरे उसी बालक में वृद्धि होती है, विकास होता है, और डेवलपमेंट के साथ ही वो बालक जो है विशेष अंगों का उपयोग करने लग जाता है। यदि उसको कोई भारी वस्तु उठानी है तो वह पूरे हाथ का उपयोग करता है। यदि कोई हल्की वस्तु उठानी है तो वो केवल उंगलियों का ही उपयोग करता है। मतलब जैसे जैसे एक बालक का विकास होगा उस बालक के अंदर जो है सामान्य से विशिष्ट क्रिया होने लगेंगी, अर्थात वो बालक जो है किसी एक विशिष्ट अंग के द्वारा अपने कार्य करने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो सामान्य से विशिष्ट का मतलब यही है कि पहले जो है कोई भी जो बालक है वो सामान्य क्रिया करता है, धीरे धीरे उन क्रियाओं में विशिष्टता ग्रहण करता है। शुरू में बोलेगा तो एक वर्ण पकड़ेगा, धीरे धीरे शब्दों को जोड़ने लगता है, और शब्दों को जोड़ते जोड़ते है जैसे जैसे उसका विकास होता है तो वो जो है पूरा वाक्य भी एक समय बोलने लगता है।
3 या 3.5 साल का जो बालक है वो आराम से जो है सब पूरी लाइन जो है, पूरा वाक्य जो है वो आराम से बोल सकता है। तो ये जो क्रिया है ये बालक में धीरे धीरे देखने को मिलती है। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होगा, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होगा, इन विकास के माध्यम से ही जो है एक शिशु में सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं जो है वो एक बालक करने लगता है। तो ये हमारा जो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम है, जिसमें एक बालक जो है पहले सभी अंगों का उपयोग करता है। यदि एक बालक जो है किसी वस्तु की तरफ इशारा भी कर रहा है तो वो पूरे हाथ को घुमाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हो सकता है वो एक उंगली का उपयोग करना चाहता हो, लेकिन एक उंगली का उपयोग करने के बजाय जो है वो अपने पूरे हाथ का उपयोग कर लेता है। मतलब ये एक सामान्य क्रिया है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो अंगों के, शरीर के अंगों का जो है वो बालक धीरे धीरे क्या करने लगता है, उपयोग करने लगता है। ये हमारा क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बालक जो है सबसे पहले शरीर का व फिर शरीर के अंगों का उपयोग करने लगता है। किसका? शरीर के अंगों का उपयोग करने लगता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो भी एक बालक है वो जब जैसे ही नए बालक का जन्म होता है तो वो जो बालक है सबसे पहले रोता है। मतलब जैसे ही उस बालक का जन्म होगा तो वो रोएगा और ये जो क्रिया है उसकी वो 4-5 मंथ तक ऐसी चलती है। मतलब वो अपनी बात को जो है धीरे धीरे रोकर प्रकट करता है। अर्थात कोई भी जो क्रिया होती है, जैसे कि उसको भूख लगी है तो रोएगा, यदि उसको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है तो रोएगा, यदि उसको किसी जगह से नीचे उतरना है तो रोएगा। मतलब वो अपनी बात को कुल मिलाकर बात यह है कि वो रोकर ही क्या करता है, अपनी बात को प्रकट करना चाहता है। धीरे धीरे जो है उसके जो कंठ है उस कंठ में धीरे धीरे आवाज आती है और वो जो आवाज है वो अलग ही प्रकार की होती है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि बालक कहना क्या चाह रहा है, लेकिन वो कहना कुछ चाहता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो एक अलग ही भाषा है। धीरे धीरे जो है उसी के कंठ में जो है आनंद का अनुभव होने लगता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो बालक जो है हंसना प्रारंभ कर देता है। जब भी कोई बात होगी तो वो हंसकर अपनी बात को कहना चाहेगा। इस प्रकार जो है भारत का जो बालक जो है उस बालक का जो है धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट के साथ ही वो जो बालक है धीरे धीरे शब्दों, वर्णों और फिर धीरे धीरे वाक्यों का उपयोग करने लगता है। अर्थात एक संपूर्ण यदि भाषा की बात की जाए तो वो धीरे धीरे उस भाषा को सीखने लगता है। बालक सीखेगा किससे? बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। हमारे घर में, हमारे परिवार में बड़े जो लोग हैं वो लोग जैसा बोलेंगे बालक वैसा ही ग्रहण करेगा। अर्थात बड़े जो लोग जैसा बोलते हैं बालक उन शब्दों को जो है धीरे धीरे आत्मसात करता है, मतलब ग्रहण करने लगता है। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, जिसमें बालक पहले संपूर्ण शरीर का फिर शरीर के अंगों का क्या करने लगता है, उपयोग करने लगता है। मेरे हिसाब से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले जो नियम की बात है वो है हमारा विकास की दिशा का नियम। क्या? विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा का नियम। विकास की जो दिशा है वो 2 तरीके से मानी गई है, जिसको सिर से पैर की ओर और केंद्र से सिरों की ओर जिसको कहा गया है। तो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम, पहले ही जो है वो है सिर से पैर की ओर। क्या? सिर से पैर की ओर, या इसको हम सिरोपुच्छ कह सकते हैं, सिरोपुच्छ कह सकते हैं या सिरोपाद कह सकते हैं। क्या? सिरोपाद कह सकते हैं। या जिसको हम
सिफेलोकोडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिफेलोकोडल। सिर से पैर की ओर जो विकास की दिशा का नियम है, ये नियम क्या कहता है कि कोई भी जो बालक है उस बालक में जो है सबसे पहले सिर का विकास होगा और फिर जो है उसके पैरों का विकास होगा। सामान्य रूप से गर्भावस्था में जब बालक जो है वो माँ के गर्भ में होता है तो देखा जाता है कि जो बालक है उसका जो है सबसे पहले भ्रूणावस्था से बालक का धीरे धीरे विकास होगा जाइगोट से, और धीरे धीरे जो है उसमें सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिर का। और सबसे अंत में जो निर्माण होगा वो किसका होगा? पैरों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पैरों का निर्माण होगा। अर्थात तो सबसे पहले जो बालक है उस बालक में सिर का निर्माण होगा और फिर उसमें क्या होगा? पैर का जो है वो निर्माण होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं? सिर से पैर की ओर दिशा का नियम। अर्थात एक बालक में सबसे पहले सिर का निर्माण होगा अर्थात सिर का विकास होगा और फिर धीरे धीरे वो विकास बढ़ता हुआ जाएगा और कहां तक पहुंच जाएगा? पैरों का। अर्थात सबसे लास्ट में जो यदि विकास की बात की जाएगी तो सबसे लास्ट में जो विकास होगा वो किसका होगा? पैरों का विकास होगा। इसको हम क्या कहते हैं? सिर से पैर की ओर या सिरोपक्ष या शिरोपाद या सिफेलोकोडल जो विकास है या दिशा का जो नियम है उसको हम यही कहते हैं कि बालक में सबसे पहले सिर का विकास होगा। गर्भावस्था के दौरान भी ये देखा गया है कि बालक में सबसे पहले सिर का विकास होता है और फिर सिर के विकास के होने के बाद जो है एक बालक में फिर पैरों का विकास होता है और ये विकास जो है धीरे धीरे चलता रहता है। दूसरा जो नियम है उसमें वो केंद्र से सिरों का नियम है। क्या? केंद्र से सिरों का नियम। केंद्र से सिरों का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि कोई भी एक बालक है उस बालक में जो है सबसे पहले हृदय के नजदीक जो अंग है, क्या हमारा जो हार्ट है उस हार्ट के नजदीक जितने भी अंग हैं उन अंगों का विकास पहले होता है। केंद्र से सिरों का नियम या इसको हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, केंद्रा विमुख नियम। क्या? केंद्रा विमुख नियम। विमुख नियम या इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल नियम भी कहते हैं। क्या? प्रॉक्सिमो डिस्टल नियम भी इसको हम कहते हैं। तो ये नियम क्या कहता है? ये आपको याद रखना है कि एक बालक जो है उस बालक में सबसे पहले हृदय के नजदीक जितने भी अंग हैं उन अंगों का विकास होता है। फिर उसके बाद जो है रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं जो अंग हैं उन अंगों का क्या होता है? विकास होता है। अर्थात ये नियम जो क्या कहता है कि बालक में सबसे पहले हृदय के नजदीक अंगों का विकास होता है। अर्थात एक जो बालक है उस बालक में सबसे पहले हृदय के नजदीक जो अंग है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि केंद्र बिंदु जो है वो हृदय को माना गया है। किसको माना गया है? हृदय को माना गया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र से सिरों का जो विकास की दिशा का जो नियम है उसमें केंद्र बिंदु किसे माना गया है, तो वो क्या है? हृदय को। अर्थात इस नियम में कहा गया है कि जो हृदय के जो नजदीक जो अंग हैं उन अंगों का विकास पहले होगा, फिर उसके बाद पूरे शरीर का विकास होगा। जबकि सिर से पैर की ओर का नियम जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले एक बालक में जो है सिर का विकास होता है और फिर उसके जो है पैरों का विकास होता है। अर्थात बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। किसी के? सिर से पैर की ओर जो है एक बालक का विकास होता है। तो ये जो नियम है वो क्या कहता है? सिर से पैर की ओर जो है बालक का विकास होता है। तो विकास की दिशा के नियम में जो है 2 पॉइंट थे, सिर से पैर की ओर सिरोपक्ष नियम या शिरोपाद नियम या सिफेलोकोडल नियम भी जिसको बोलते हैं,
और दूसरा जो था वो क्या था, केंद्र से सिरों का नियम या केंद्राभिमुख नियम या प्रोक्सिमो डिस्टल नियम भी जिसको हम बोलते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल नियम जो है वो ये बात करता है कि बालक में सबसे पहले हृदय के पास जो अंग है, हृदय के नजदीक जो अंग है, उन अंगों का क्या होता है, विकास होता है। आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अगला जो नियम है, वो जो नियम है, उस नियम में हम बात करते हैं अंत्य क्रिया का नियम। क्या? अंत्य क्रिया का नियम। अंत्य क्रिया का नियम। अंत्य क्रिया का नियम। अंत्य क्रिया का सीधा सीधा मतलब है अनुकरण के द्वारा सीखना। क्या? अनुकरण के माध्यम से सीखना। अंत्य क्रिया मतलब दो लोगों के बीच में आपस में क्रिया हो रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि परिवार के दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जब वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहीं एक बच्चा बैठा हुआ है, और वो जो बच्चा है, वो जो बालक है, वो उन लोगों की बातों को आपस में क्या कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है। तो वो जो बालक है, वो दोनों जो लोग हैं उन लोगों की बातों को सुन रहा है, और उन्हीं की बातों में से जो है कुछ शब्दों का क्या कर लेता है, चयन कर लेता है, अर्थात उन शब्दों को जो है ग्रहण कर लेता है। मतलब उस बालक ने उन बड़े लोगों की बातों का क्या किया, अनुकरण किया, अर्थात अनुकरण के माध्यम से उन शब्दों को क्या किया, सीख लिया। कभी कभी होता है ना कि हम देखते हैं कि कभी कभी कोई बच्चा जो है अचानक ऐसा शब्द बोल देता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो शब्द है इस बालक को कहां से मिला। लेकिन ये जो शब्द है वो हमें समाज के लोगों से या हमारे परिवार के लोगों से जो है वो बालक क्या करता है, ग्रहण करता है। तो हमें पता भी नहीं होता कि बालक ने वो शब्द कब और कहां से ग्रहण कर लिया, लेकिन बालक जो है बड़े लोगों का जो है अनुकरण करता है, अर्थात उनकी क्रियाओं, वो जो जैसा व्यवहार करते हैं, वो जो बोलते हैं, उन सभी बातों को जो है एक बालक ध्यान पूर्वक सुनता है, और उस बड़े या परिवार के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रत्येक कही गई बात, उनका किया गया हुआ व्यवहार, वो व्यवहार जो है वो बालक क्या करता है, धीरे धीरे ग्रहण करता है या उसको आत्मसात करता है। तो अंत्य क्रिया का नियम भी ये कहता है कि अंत्य क्रिया का सीधा सीधा मतलब है अनुकरण के माध्यम से सीखना। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से सीखना। अनुकरण के माध्यम से सीखना। अब हम यहां पर बात करें कि एक बालक है, जैसे ही किसी परिवार में जो है एक नए शिशु का जन्म हुआ, तो वो बालक जो है अपने पूरे परिवार में सबसे छोटा है, ठीक है, उसके पास उसका कोई छोटा बहन भाई नहीं है। तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो जो बालक है वो अपने से बड़े लोगों के व्यवहार को देखेगा, उनकी जो बोली है उसको देखेगा, उनकी जो क्रिया है उनको देखेगा। सही बात है, उसके लिए कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो उस बालक को जो है कुछ क्रिया सीखने में जो है बहुत टाइम लगता है। वो बालक जो है बहुत धीरे धीरे क्या करता है, कुछ क्रिया को करने लगता है। सही बात देखें तो उस बालक के समकक्ष कोई बच्चा घर में है नहीं, तो वो बड़ों की क्रिया देखता है, और बड़े की क्रिया बच्चों की क्रियाओं से बहुत भिन्न होती है। ये भी हम जानते हैं कि बड़ों की जो क्रिया है वो बच्चों की क्रियाओं से क्या होती है, अलग होती है। तो बालक अनुकरण करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं कर पाएगा। कोई बड़ा व्यक्ति जो है एक साथ में 10 सीढ़ियां चढ़ जाता है, बालक उसको देख तो लेता है कि ये एक साथ में चढ़ गया, लेकिन वो जो बालक है, छोटा जो बालक है, वो एक साथ में 10 सीढ़ियां तो नहीं चढ़ सकता। हाँ, यदि उसके साथ में कोई छोटा बच्चा है तो वो हो सकता है कि उसका जो बड़ा जो भाई बहन है जो 1-2 साल बड़ा हो सकता है वो एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हो, तो वो जो छोटा बालक है वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसके साथ चढ़ने का प्रयास करेगा। लेकिन एक कंडीशन है, जहां वो बालक सबसे छोटा है, उससे सारे लोग बड़े हैं, तो वो जो बड़ा व्यक्ति है जो चढ़ गया, तो वो बालक जो है चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो एकल परिवार में यदि देखा जाए तो जो है वो बालक जो है बहुत धीरे सीखता है। क्या? बहुत धीरे सीखता है। संयुक्त परिवार की बात की जाए तो उसमें जो है अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग व्यवहार के लोग मिलते हैं। हो सकता है उसमें 3-4 उसको छोटे बच्चे भी मिले, तो वो जो है उन बच्चों के साथ में क्या करता है, धीरे धीरे विकास कर लेता है। परिवार में कोई
नया बालक आया है और वो घर में अकेला है तो उसको सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद में जो है जैसे ही उसका कोई बहन या भाई आएगा तो वो जो सेकंड बच्चा जो है वो पहले बच्चे की तुलना में बहुत जल्दी और बहुत अधिक सीखता है। मतलब उसमें जो विकास होगा वो बहुत तीव्र गति से होगा, क्योंकि वह अपने बड़े भाई या बहन की सहायता से जो है कुछ क्रिया को आसानी से करना सीख जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बालक जो है अपने छोटे या बड़े भाई बहन जो है उनका अनुकरण करता है, अपने परिवार के लोगों का क्या करता है, अनुकरण करता है। यदि हम बात करें शहरी और ग्रामीण परिवेश की, यदि हम शहरी और ग्रामीण परिवेश की जब हम बात करें तो शहरी जो बालक है उस बालक के लिए जानते हो आप बड़े शहरों में जो है एक कमरा है, एक दो कमरे हैं, वहीं पर बालक जो है खेल भी लेता है, वहीं पर अपनी जो दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो बालक जो है एक रूम में बैठकर कर लेता है। जबकि ग्रामीण बालक की बात करें तो उसके लिए तो पूरा गांव ही अपना घर है। अर्थात ये जो ग्रामीण जो बालक है इसका विकास जो है शहरी बालक की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है, अर्थात बहुत जल्दी होता है। क्योंकि ये जो बालक है खेल कूद में आगे होगा, फिजिकल जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनमें आगे होगा, इसको अच्छा पोषण मिलेगा। और कहने का मतलब ये है सर्वांगीण यदि विकास देखा जाए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से यदि देखा जाए तो ग्रामीण बालक का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। शहरी बालक जो है उसका विकास इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो है उसको सीमित क्षेत्र में जो है उस बालक का क्या होता है, विकास होता है। हो सकता है माता पिता घर पे ना रहते हो, बालक अकेला रहता हो सकता है अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहता हो, तो उस बालक को जो है ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। शहरी जो परिवेश है उसमें एकल परिवार की प्रथा प्रचलित हो चुकी है। क्या एकल परिवार देखने को मिलते हैं, जबकि यदि ग्रामीण परिवार में यदि हम बात करेंगे तो आज भी हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। कैसे परिवार, संयुक्त परिवार, जहां पर तीन चार भाई जो है वो आपस में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में आपको 3 या 4 लोग मिलेंगे और हो सकता है संयुक्त परिवार में आपको 14 से 15 लोग भी एक साथ देखने को मिल जाएं। अब आप ही सोचिए कि संयुक्त परिवार का बच्चा ज्यादा सीखेगा या एकल परिवार का। ये 3 या 4 लोग हैं, इन 3 या 4 लोग में से हो सकता है कि 2 लोग सुबह के जाते हो और शाम को आते हो, ठीक है, मतलब उस बच्चे के माता पिता। तो फिर बालक किससे सीखेगा, उसको सीखने को कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन यदि संयुक्त परिवार की यदि बात करें तो यहाँ पर तो उस बालक के लिए सीखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अर्थात ये जो बालक है ग्रामीण परिवेश का जो बालक है वो शहरी बालक की तुलना में कहीं आसानी से अच्छे से सीख पाता है। अर्थात इसका जब जो डेवलपमेंट है वो शहरी बालक की तुलना में ग्रामीण बालक का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ज्यादा होता है। अर्थात अनुकरण के माध्यम से यदि सीखने की बात की जाएगी तो ग्रामीण परिवेश का जो बालक है वो अनुकरण के माध्यम से ज्यादा सीख पाएगा। लेकिन यदि भौतिकवादी की यदि बात करें कि इस आजकल की जो दुनिया है आधुनिकता की यदि बात करें तो शहरी बालक जो है आधुनिकता के क्षेत्र में क्या होता है, आगे होता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सबका उपयोग करेगा। अर्थात इसको कंप्यूटर की नॉलेज भी होगी। अर्थात आधुनिकता में यदि बात करेंगे तो शहरी बालक ज्यादा आगे होगा और ग्रामीण बालक जो है इससे पीछे रहेगा। लेकिन यदि सर्वांगीण यदि विकास की बात की जाएगी तो ग्रामीण बालक जो है उस ग्रामीण बालक का जो है सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि वो एक संयुक्त परिवार में रहता है। तो समझ में आया आपको कि बालक जो है अंतः क्रिया के माध्यम से भी क्या होता है, बालक सीखता है। अर्थात बालक जो है अनुकरण करता है, क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से जो है बालक सीखता है। और बालक का जो सीखना है वो बचपन से प्रारंभ हो जाता है, वो अपने बड़े बुजुर्ग, अपने छोटे बड़े भाई बहन सभी के माध्यम से जो है अनुकरण के माध्यम से धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है। तो आपको ये अंत्य क्रिया का जो नियम है जो कि अनुकरण से सीखने की बात करता है ये भी आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगले जो नियम की हम बात करते हैं वो है अधिगम और परिपक्वता का नियम। क्या, अधिगम और परिपक्वता का नियम। अधिगम और परिपक्वता का नियम।
अधिगम और परिपक्वता का नियम। हाँ भाई देखो, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या? अधिगम मीन्स लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग। और ये क्या है? मैच्योरिटी, परिपक्वता। तो गैसल जो थे, नाम तो सुना ही होगा, गैसल। गैसल गैसल जो है, गैसल ने एक बात कही थी कि भाई जब तक एक बालक के अंदर परिपक्वता नहीं आएगी, मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक जो है एक बालक जो है अधिगम नहीं कर पाता है। ये बात सही भी है। यदि एक बालक का शारीरिक विकास साथ ही साथ उसका मानसिक विकास यदि नहीं हो रहा है तो बालक सीख भी नहीं पाएगा। सोचो यदि एक बालक जो है वो बीमार रहता हमेशा, तो उसका मन करेगा कुछ सीखने का? नहीं करेगा। सीधी सी बात है। हम यदि थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो हमारा जो है शरीर यदि थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो हम कुछ सीखने में चेष्टा नहीं करते हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। अर्थात जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो बालक जो है मानसिक रूप से भी क्या नहीं होगा? स्वस्थ नहीं होगा। क्या? यदि कोई बालक शारीरिक रूप से यदि स्वस्थ नहीं है तो वो जो बालक है वो मानसिक रूप से भी क्या नहीं होगा? स्वस्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जानते हैं? तो शारीरिक रूप से यदि एक बालक स्वस्थ नहीं है, मतलब उसका शारीरिक जो है विकास नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है उसका मानसिक विकास भी हुआ तो होगा लेकिन बहुत कम हुआ होगा। यदि एक बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो जो बालक है अधिगम भी करेगा, अर्थात वो बालक सीखेगा भी। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मानसिक विकास होता है, और जब हमारा मानसिक विकास होता है मतलब मस्तिष्क जो है सही होता है, तो ये जो मस्तिष्क है वो क्या करता है? सीखने की क्रिया करता है। क्या करता है? सीखने की क्रिया, अर्थात अधिगम करने का मन करता है। अर्थात वो जो बालक है हो सकता है कि अनुकरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करे क्योंकि उसका मानसिक विकास सही है। लेकिन यदि मानसिक विकास और एक बालक का शारीरिक विकास सही नहीं है तो हो सकता है कि बालक जो है अधिगम भी नहीं कर पाए, अर्थात बालक जो है सीख भी नहीं पाए। तो गैसल जो थे उन्होंने यही कहा था कि एक बालक के सीखने के लिए, किसके लिए? एक बालक के सीखने के लिए जो है उसका शारीरिक और मानसिक विकास होना आवश्यक है। क्या कहा गैसल ने? आपको याद रखना है, बालक के अधिगम के लिए, बालक के अधिगम के लिए उसका शारीरिक व मानसिक विकास होना आवश्यक है। मानसिक विकास होना आवश्यक है। यदि एक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास सही रूप से होता है तो एक बालक जो है अधिगम भी जो है बहुत अच्छे से करता है। अर्थात इन दोनों में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। किसमें? शारीरिक और मानसिक विकास में जो है आपस में घनिष्ठ संबंध है। यदि एक बालक का शारीरिक विकास होता है तो सीधी सी बात है उसका मानसिक विकास भी होगा। दोनों विकास जो है आपस में साथ साथ चलते हैं, अर्थात इनमें घनिष्ठ संबंध होने के साथ साथ इनमें गुणात्मक संबंध भी है। अर्थात जब बालक का शारीरिक विकास होता है तो उसका मानसिक विकास भी होता है, और जब मानसिक विकास होगा तो क्या होगा? अधिगम होगा, अर्थात बालक जो है कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर। तो ये बात किसने कही है? गैसल ने। तो ये हमारा अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत है। हाँ, परिपक्वता की यदि बात की जाए तो एक बालक का जब शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, तो उसके अंदर जो है परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी। धीरे धीरे जो है समाज के लोगों में मिलेगा, सामाजिक स्तर में जाएगा, उसमें संवेगों का भी क्या होगा? धीरे धीरे विकास होगा, अर्थात एक बालक जो है सर्वांगीण विकास की ओर दौड़ेगा। तो वो सीधी सी बात है कि उस बालक में जो है परिपक्वता भी आएगी, समय के साथ साथ उसमें बदलाव देखने को हमें मिलेंगे। तो ये जो है आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही विकास की कुछ नियम थे, इन नियमों के बारे में हमने पढ़ा है। यदि आपको ये नियम समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करें, और लास्ट वीडियो जो है वो भी जरूर देखें क्योंकि दोनों वीडियो जो है विकास के नियम पर ही आधारित हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक चाइल्ड डेवलपमेंट के नए कुछ टॉपिक के साथ।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो चैनल है साइंस कैफे, इसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप चाइल्ड डेवलपमेंट के जो पुराने जो अभी वीडियो डाले हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।